हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रैपिड फायर के माध्यम से यहाँ पर जो है आधुनिक इतिहास की जो है रिवीजन सीरीज़ कराई जा रही है। पीवाईक्यू जो सीरीज़ है यहाँ पर चलाई जा रही है और आज हम एक नई क्लास आप लोगों के बीच में फिर लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक नए क्लास से। तो रैपिड फायर के माध्यम से यहाँ पर फटाफट हम कम से कम एक सब्जेक्ट से संबंधित 10,000 लगभग 1 से 2,000 क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की जो है ऑलरेडी मैंने एमसीक्यू करवा चुका हूँ मैं पीवाईक्यू। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आधुनिक इतिहास की जो है हमारी क्लास चल रही है। तो आधुनिक इतिहास की आज फिर हम एक नई क्लास आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हूँ। और आज हम देखेंगे गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन, गोलमेज सम्मेलन से शुरुआत इसकी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय नेता कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जी हाँ, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। अगला देखेंगे गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में प्रथम बार किसने भाग लिया था। जी हाँ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में प्रथम बार किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें गांधी जी भी हमारे शामिल हुए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 1931 में हुआ था। इसे आप लोग याद रखेंगे। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे। तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। कहाँ ठहरे थे। किंग्सले हॉल में। अगला देखेंगे किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। तो सुभाष चंद्र बोस ने। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा को किसने माना था। तो यहाँ पर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला देखेंगे गांधी इरविन समझौते के किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। तो सबने अवज्ञा आंदोलन को रोकने का जो है गांधी इरविन समझौते के तहत इसे किया गया था। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था। तो एलन कैंपबेल जॉनसन। जी हाँ, गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभ को संतावना पुरस्कार किसने कहा था। तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने इसे कहा था। अगला देखेंगे गांधी इरविन को दो महात्मा किसने कहा था। तो इसे सरोजनी नायडू ने कहा था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था केटी पॉल ने। जी हाँ, तो यहाँ पर ईसाइयों की तरफ से हुए लंदन में संपन्न हुआ जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें ईसाइयों की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था। तो केटी पॉल ने किया था। अगला देखेंगे गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर सांप्रदायिक अधिनिर्णय पूर्णा समझौता की बात करेंगे। तो क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु भारत वह शरारत छोड़ गए हैं। उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में किसने कहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। जी हाँ, जब सांप्रदायिक निर्माण की मांग हुई थी यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, तो वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा यही वक्तव्य कहा गया था कि क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु शरारत छोड़ गए हैं। तो अगला देखेंगे पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे। तो पूना पैक्ट पर हमारे गांधी जी और अम्बेडकर जी ने हस्ताक्षर किए थे। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे। तो घनश्याम दास बिरला जी थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। 1932 में हुई थी। गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। घनश्याम दास बिरला थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, या किसने कहा था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित कुछ सवाल है। तो 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे। तो जयप्रकाश नारायण जी थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो ये लखनऊ था। जी हाँ, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। तो ये लखनऊ अधिवेशन था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। वक्तव्य किसने कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। भारत में साम्यवाद उच्चतम पुजारी कहा गया है। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा है। जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस के सभापति कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे। अब हम देखेंगे प्रांतीय चुनाव मंत्रिमंडल के गठन से संबंधित कुछ सवाल उनको डिस्कस करेंगे। तो 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने की थी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बार उन्होंने यहाँ पर जो है 40 लेकर 46 तक जगह अध्यक्षता करते रहे थे कांग्रेस की। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि कितनी थी। तो 28 महीने। जी हाँ, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि 28 महीने तक थी।
वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, तो यह बंगाल थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में सरकार नहीं बनाई थी। अगला देखेंगे कि 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल वित्त विभाग सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई। जी हाँ, 1937 के चुनाव में पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था, तो रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन के बारे में, फॉरवर्ड ब्लॉक गठन के बारे में कुछ सवाल देखेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, तब उस सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद का नाम प्रस्तावित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे त्रिपुरा अधिवेशन में। जी हाँ, पहले वह हरिपुरा में 1938 में, फिर त्रिपुरा अधिवेशन में चुने गए थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस के पहले भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, तो नागपुर अधिवेशन था। इसे आप लोग याद रखेंगे। जिसमें भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी किसने, कांग्रेस ने। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया था सर जॉन शोर को। जी, सर जॉन शोर को भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे देशी रियासतों का संघर्ष, स्ट्रगल बिटवीन देशी रियासत। देशी राज्यों से यथावत समझौते का पक्षधर था हैदराबाद। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, तो नागपुर अधिवेशन था। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के रेखांकित किया जाता है सर जॉन शोर को। जिसे आप लोग याद रखेंगे कि भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए किसे रेखांकित किया जाता है, सर जॉन शोर को। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित कुछ सवाल देखेंगे। तो पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा कब की गई थी, तो 1940 में की गई थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े नहीं थे, तो BC दत्त नहीं जुड़े थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे के प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे स्थान पर कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में संबंध के रूप में, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी, तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन के सहयोग को आश्वासन दिया गया था। अगला देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। इसे आप लोग याद रखेंगे। कैम्ब्रिज पैम्फलेट नाउ और नेवर के रचयिता कौन थे, तो चौधरी रहमत अली थे। जी हाँ, कैम्ब्रिज पैम्फलेट नाउ और नेवर जो है इसके रचयिता कौन थे, चौधरी रहमत अली थे। अब यहाँ पर हम घटनाओं के कुछ व्यवस्थित कालक्रम हम उनको दर्शा देते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में, क्रिस प्रस्ताव 1942 में, CR फार्मूला 1944 में, वेबल योजना 1945 में हुई थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब हम क्रिस मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कुछ सवाल यहाँ पर देख लेते हैं उनसे संबंधित। तो सबसे पहले देखेंगे कि जिस वर्ष क्रिस मिशन भारत में आया था, तो 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो डे के नाम से शुरू हुआ था, ये मुंबई में। अगला देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा है, तो 1942 से जुड़ा हुआ है। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना 1942 में की गई थी। हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। यह कथन किससे जुड़ा है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। इसे आप लोग याद रखेंगे। आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हम इसे कसकर पकड़ लेना है, कथन किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कहाँ से किया था, तो मुंबई से प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था, मुंबई में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी, तो बलिया में की गई थी। जी हाँ, चित्तू पांडे के द्वारा। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत में क्रांति होने जा रही, इसे जल्द से जल्द चले जाना चाहिए, किसने कहा था, तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने कहा था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, तो लुई फिशर थे। जी हाँ, जब दांडी यात्रा हो रही थी, तो वहाँ पर बेब मिलर थे साथ में इनके, और यहाँ पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन में लुई फिशर जो है महात्मा गांधी जी के साथ थे। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, तो भारत छोड़ो आंदोलन ही था ऐसा जिसमें महिलाओं की आबादी सर्वाधिक थी। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, तो लॉर्ड बेवल था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड बेवल था। लेकिन वही अगर हम बात करें कि उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, तो लिथगो था, जिसे आप लोग याद रखेंगे। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे, राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रसारित किए जाते थे।
अगला देखेंगे वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो वह पार्टी कौन थी? तो हिंदू महासभा थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब थी। तो इसने इन तीनों पार्टियां थी जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन उन्होंने नहीं किया था। अगला देखेंगे गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह गांधी जी ने नारा दिया था, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो अगला थोड़ा और देख लेंगे, आज़ाद हिंद फौज के बारे में देख लेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास थे। सॉरी